नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का दिन शुभ मंगलमय हो। स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक के रोजाना के सुविचार की इस श्रृंखला में आज दिनांक 28 मई 2021 को हम आपसे बात करने जा रहे हैं आज के टाइम के एक बेहद चर्चित विषय के ऊपर, यानी कि आज हम आपसे बात करेंगे ब्लैक फंगस, यानी कि जिसे कि म्यूकोरमाइकोसिस भी कहते हैं इसके बारे में, और हम जानेंगे कि ये आखिर क्या है और इससे बचाव कैसे किया जा सकता है। जी हाँ, आज अपने इस वीडियो में हम आपसे यही बात करने वाले हैं कि आखिर ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकोरमाइकोसिस क्या है और हम इससे कैसे बच सकते हैं, कैसे इससे बचाव किया जा सकता है। तो आज अपने वीडियो के में जो हम आपसे बात करने वाले हैं जिन जिन पॉइंट्स के ऊपर, वो पॉइंट में पहला पॉइंट होगा कि आखिर ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस आखिर है क्या। साथ ही हम बात करेंगे आपसे कि क्या कारण है ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस के, और इसके साथ साथ बात करेंगे कि रिस्क फैक्टर्स यानी कि कौन लोग हैं जो इसके लिए ससेप्टेबल होते हैं, किन्हें ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, किन्हें ये हो सकता है। साथ ही हम आपसे बात करेंगे कि इसमें साइन और सिम्टम्स क्या क्या हैं, कि किन लक्षणों को देखकर हम जानेंगे कि हमें किसी भी व्यक्ति को जो है म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन हुआ है। साथ में हम ये भी बात करेंगे कि ये शरीर के किन हिस्सों को, किन पार्ट्स को ज़्यादा अफेक्ट करता है, किन पे अफेक्ट होने के चांसेस होते हैं, इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, इस बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम आपसे बात करेंगे कि कैसे हम इससे बचाव कर सकते हैं। तो लास्ट तक हमारे इस वीडियो तक जुड़े रहिए, हमसे जुड़े रहिए और लास्ट तक भी इस वीडियो को देखिए ताकि आप ये जान सकें कि कैसे आप इससे बच सकते हैं और इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपने पहले पॉइंट से, जिसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे कि आखिर ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस है क्या। एक्चुअल में जो म्यूकोरमाइकोसिस है, इसे पहले जो है वो जाइगोमाइकोसिस के नाम से भी जाना जाता था, और देखा जाए तो ये एक बहुत सीरियस इन्फेक्शन है, लेकिन बहुत रेयर है। सीरियस होने के साथ साथ एक ये रेयर इन्फेक्शन होता है जिसमें जनरली जो हमें देखने के लिए मिलता है कि ब्लैकनिंग या डिस्कलरेशन हो जाता है नोज़ के ऊपर, ब्लड या डबल विज़न हो जाता है, चेस्ट पेन होता है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी आती है, और इस तरह के सिम्टम्स देखने के लिए जनरली मिलते हैं। तो अब हम आते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ, जिसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे कि क्या कॉजेज़ हैं, इसके क्या कारण हैं ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस के। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस होता है, ये होता है तब जब एक्सपोजर होता है म्यूकोरमाइट नामक मोल्ड से, यानी कि जब किसी का एक्सपोजर हो जाता है म्यूकोरमाइट मोल्ड से, ऐसे मोल्ड जिनको म्यूकोरमाइट कहा जाता है, इनसे एक्सपोजर होने पे आपको इसके होने के चांस होते हैं ब्लैक फंगस के। तो अब हम ये कैसे पता चलेगा कि ये म्यूकोरमाइट का हमें एक्सपोजर हो रहा है, यानी ये कहाँ मिलता है। तो जो ये मोल्ड होते हैं, ये फंगस होता है, ये स्पेशली जो होता है वो मिलता है लीव्स के ऊपर, पत्तियों के ऊपर, कंपोस्ट के ऊपर मिलता है, आपको सॉइल में मिलेगा, साथ में मिलेगा रॉटिंग वुड पे मिलेगा आपको, और जो घर में या कहीं पर भी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स डिके हो रहे होते हैं, सड़ रहे होते हैं, ऐसी जगहों पे आपको ये जो म्यूकोरमाइट मोल्ड है मिलेगा। तो आपको यहीं से इसके एक्सपोजर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अब आप यूँ समझ सकते हैं कि हमें यहाँ इसका एक्सपोजर कहाँ से होगा और हमें इसका बचाव भी कैसे करके चलना है। और जहाँ पर ये इनका यूजुअली ये मिलते हैं, वहीं के एरिया में जब हम ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं, तो एयर के थ्रू ये इन्फेक्शन हम तक जाता है। तो अब आपको ध्यान रखना है कि अगर आप ससेप्टेबल हैं, प्रोन हैं, रिस्क फैक्टर में हैं ऐसे इन्फेक्शन के, तो आपको ऐसी जगहों पे जहाँ पर इसके पाए जाने की संभावना ज़्यादा होती है, ऐसी जगहों से आपको बचना होगा। तो चलिए आइए अब हम बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट में, जिसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे कि ये शरीर के किन पार्ट्स को, किन साइट्स को इन्फेक्ट करता है। तो बेसिकली हमने आपको बताया भी कि ये एयर के थ्रू ब्रीदिंग, जब हम ब्रीदिंग करते हैं और ऐसे एरिया में स्पेशली ब्रीदिंग करते हैं जहाँ पर ये होता है, तो ये हमारे ब्रीदिंग के थ्रू, एयर के थ्रू अंदर जाता है। तो इसे हम जब एयर के थ्रू जाता है तो हम इसे साइनस या पल्मोनरी एक्सपोजर कहते हैं। तो ये लंग्स में जाता है, लेकिन इसके साथ साथ ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी हमारे इन्फेक्ट कर सकता है, जो कि बहुत रेयर होता है लेकिन इन्फेक्ट कर देता है। आइज़ को इन्फेक्ट कर दे सकता है, फेस को इन्वॉल्व करता है, लंग्स को इन्वॉल्व करता है, साइनसेस को इन्वॉल्व करता है, और
स्किन स्पेशली जहाँ पे कट हुआ हो या कट हो गया हो कहीं पे, या फिर बर्न यानी जला हुआ हो, ऐसे जगहों पर भी इसका एक्सपोज़र हो जाता है, इन्फेक्ट हो जाते हैं, और इन्हें हम कुटेनियस एक्सपोज़र कहते हैं। तो चलिए आइए अब हम चलते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ, फोर्थ पॉइंट की तरफ, जिसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे कि क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, यानी ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं या ऐसे कौन से लोग हैं जो ससेप्टेबल हैं इस तरह के इन्फेक्शन के लिए। तो एक्चुअली क्या होता है कि हमने आपको अभी बताया कि ये नेचुरली ग्रो करता है, ये जो मोल्ड है मिकोरोमाइट मोल्ड है जिससे कि ये इस प्रकार का इन्फेक्शन होता है ब्लैक फंगस, ये नेचुरली ग्रो करता है। कहाँ पे? सॉइल पे करता है, रॉटिंग वुड्स पे करता है, जहाँ पे वेजिटेबल्स या फ्रूट्स सड़ रहे होते हैं उन जगहों पे करता है, लीव्स पे करता है, कंपोस्ट पे करता है। तो जनरली हमारे चारों तरफ ये पाया जाता है, लेकिन हमेशा हर कोई तो एक्सपोजर होने के बावजूद भी हर पर्सन तो इससे इन्फेक्ट नहीं हो रहा होता, लेकिन कुछ ही लोग इससे इन्फेक्ट हो रहे होते हैं, और वही लोग इससे इन्फेक्टेड होते हैं जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, यानी कि जो उनका शरीर का इम्यून सिस्टम है, इम्यून रिस्पॉन्स है, वो कम होता है। सिर्फ वही लोग जो है इससे इन्फेक्टेड होते हैं। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले तो इम्यूनिटी को बढ़ाना है। दूसरी चीज़, अगर कोई ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें इम्यूनिटी कम हो ही जाती है, देन आपको जो साइट्स बताई गई जिनसे इनका एक्सपोजर होता है, उन जगहों से, उन चीज़ों से आपको बचना होगा। इस तरीके से आप इस प्रकार की इन्फेक्शन से अपना बचाव भी कर सकते हैं। तो चलिए आइए आगे डिस्कस करते हैं इस बारे में कि कौन से ऐसे कंडीशंस हैं या लोग हैं जिसमें इम्यून रिस्पॉन्स कम हो जाता है और वो लोग इस इन्फेक्शन के लिए जो है वो ससेप्टेबल होते हैं। तो इसमें वो कंडीशंस आती हैं, पहले आपकी डायबिटीज़, वो भी स्पेशली अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़। हर डायबिटिक पर्सन इसके लिए प्रोन नहीं है, लेकिन अगर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं रहती है तो उस कंडीशन में अगर आप पे इसका एक्सपोजर होगा तो आपको ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकोरमाइकोसिस इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको डायबिटीज़ अपनी कंट्रोल में रखनी है अगर आप स्टेरॉइड का सेवन कर रहे हैं तो, क्योंकि स्टेरॉइड हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस कर देते हैं। तो अगर कोई ऐसी बीमारी आपको हुई है या ऐसी कोई कंडीशन है जिसमें आपको स्टेरॉइड लेना बेहद ज़रूरी है, तो भी आप इस कंडीशन से बचिएगा कि आपको इसका एक्सपोजर ना होने पाए। और कुछ ऐसे लोग जैसे जिन्हें कि ब्लड मैलिग्नेंसीज हुई होती हैं, कैंसर जैसी बीमारियों में भी इसका होने के चांस ज़्यादा होते हैं, या कुछ पेशेंट्स जो इम्यूनोसप्रेसेंट्स ले रहे होते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स ले रहे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, ठीक है, तो या स्टेम सेल किसी ने ली हैं, तो उस कंडीशन में इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दी जाती हैं। तो आपको उन लोगों को भी इससे अपना बचाव करना होगा। इसके साथ साथ ही अगर किसी को ट्रॉमा हुआ है, चोट लगी है, कट हुआ, मैंने पहले भी बताया था, कट हुआ हो या कहीं पर स्क्रैप आया हो, ठीक है, कहीं बर्न हुआ हो, या फिर माल नरिश जो लोग होते हैं उनमें, या HIV या एड्स के जो पेशेंट्स हैं, और या जिनकी किसी की सर्जरी हुई हो, तो वो लोग इस चीज़ के लिए ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं क्योंकि इनका इम्यून रिस्पॉन्स काफ़ी कम होता है। तो उन लोगों को स्पेशली अपने एक्सपोजर से बचना होगा कि उन्हें इसका एक्सपोजर ना होने पाए, क्योंकि उन्हें अगर एक्सपोजर होता है तो अन्य लोगों की अपेक्षा उनमें ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो अगर आप लोगों में से कोई ऐसी कंडीशन है जो मैंने आपको अभी बताई, तो प्लीज़ आप अवॉइड कीजिए ऐसी जगहों को, ऐसे एरियाज़ को जहाँ पर आपको इन इन्फेक्शंस का एक्सपोजर हो सकता हो। तो चलिए आइए अब हम बात करते हैं कि क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस के, यानी किसे देखकर किन लक्षणों से हम ये बता पाएंगे कि जो है ये म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन हो गया है। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था ये अलग अलग एरियाज़ को शरीर के इन्वॉल्व करता है, अलग अलग साइट्स पे इन्फेक्ट करता है। तो सिम्टम्स भी जो होंगे वो डिपेंड करेंगे कि किस एरिया को इसने इन्वॉल्व किया है। तो अगर मान लीजिए किसी को राइनोसेरेब्रल इन्वॉल्वमेंट हुई है, यानी कि साइनस और ब्रेन में गया इन्फेक्शन, तो जो होगा उसमें लक्षण मिलेंगे कि वन साइडेड फेशियल स्वेलिंग होगी, एक साइड पे फेस की स्वेलिंग हो जाएगी, हेडेक होगा, सिर दर्द होगा, या नेज़ल और साइनस कंजेशन होंगे, साथ ही साथ जो नेसल ब्रिज होता है बीच में वो काला पड़ जाएगा, या फिर मुंह का ऊपर का पार्ट काला हो जाएगा, और बाद में ये कंडीशन बहुत सीवियर भी हो जाती है, फीवर आएगा। तो ये वो सिम्टम्स होते हैं कि अगर ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस ने आपके
साइनस या ब्रेन को इन्वॉल्व कर लिया है तो। लेकिन अगर इसमें आपके पल्मोनरी एक्सपोजर हुआ है यानी कि लंग्स को इन्वॉल्व किया है तो आपको लक्षण मिलेंगे फीवर, कफ यानी खांसी, चेस्ट पेन, चेस्ट में पेन होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग डिफिकल्टी होना। तो अगर आपको इस तरह के लक्षण मिल रहे हैं तो अलर्ट हो जाइए और तुरंत आप जो है वो डॉक्टर की, स्पेशलिस्ट डॉक्टर की सलाह लीजिए, क्योंकि आपको इसके खतरा होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। आपको वेट नहीं करना है कि कॉम्प्लिकेशंस हो जाएं, देन आप डॉक्टर के पास जाएंगे। अगर आपको जरा सा भी शक होता है तो तुरंत आप डॉक्टर की सलाह ले लीजिए। अगर कुटेनियस या स्किन में इन्फेक्शन हुआ है तो ब्लिस्टर्स पड़ जाएंगे, फफोले जैसे पड़ जाते हैं या अल्सर्स बन जाएगा। वहाँ पे जो इन्फेक्टेड एरिया होगा वो काले रंग का हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, पेन होगा, बहुत ज़्यादा वहाँ पे रेडनेस हो जाएगी, साथ ही साथ उस वुंड के चारों तरफ स्वेलिंग हो जाएगी। ये तो हुआ कुटेनियस, अगर स्किन पे हो गया। अगर जीआई इन्वॉल्व हुआ है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, हमारा पेट वाला हिस्सा इन्वॉल्व हो गया है तो एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होने की शिकायत होगी, नोजिया, वॉमिटिंग, जी मिचलाएगा, उल्टी लगेगी, या फिर आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो सकती है। आपके जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है इसके थ्रू आपको ब्लीडिंग की शिकायत मिल सकती है। तो ये तो लक्षण हुए, आपको जिस पे अलर्ट हो जाना है कि अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपको हो रहा है और आप पहले भी ससेप्टेबल की कंडीशन में आते हैं तो बिना देर किए तुरंत डॉक्टर की सलाह लीजिए। नहीं इन्फेक्शन हुआ तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हुआ तो टाइम रहते आप ट्रीट हो जाएंगे। बात करते हैं कि क्योंकि मैंने पहले भी कहा था ये बहुत सीवियर होता है, इसलिए आपको देर नहीं करनी है। बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की कि क्या कॉम्प्लिकेशंस ये उपद्रव जाके आगे कर देता है, क्या और प्रॉब्लम्स भी खड़ी कर सकता है साइन सिम्टम्स के अलावा ये ब्लैक फंगस का जो इन्फेक्शन है। जी हाँ, बिल्कुल ही ये बहुत डेंजरस होता है और क्योंकि बहुत तेज़ी से फैलता है। डेंजरस होने की वजह से भी क्योंकि इसका स्प्रेड बहुत तेज़ी से होता है, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जरा सा भी शक होने पे बिल्कुल देर मत कीजिए, तुरंत स्पेशलिस्ट डॉक्टर को जाके दिखाइए, उनकी सलाह लीजिए, ठीक है। और क्योंकि बहुत तेज़ी से शरीर के अंदर ये फैल जाता है। और दूसरी चीज़, अगर आपने इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया, आपने जरा सी लापरवाही की, इसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया, तो ये क्या होगा, लंग्स को, ब्रेन को, सबको इन्वॉल्व कर लेगा। फिर आप सोच सकते हैं कि हमारे वाइटल पार्ट्स हैं, हमारे शरीर के वाइटल ऑर्गन्स होते हैं लंग्स, ब्रेन, और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये ब्रेन इन्फेक्शन कर सकता है, पैरालिसिस कर सकता है, निमोनिया कर सकता है, सीजर्स आ सकते हैं और डेथ भी हो सकती है। तो बी अलर्ट, अगर आप प्रोन कंडीशन में आते हैं, आपका एक्सपोजर भी हुआ है ऐसे किसी उससे और आपको जरा सा भी लक्षण दिख रहा है तो तुरंत अलर्ट हो जाइए और तुरंत आप जो है वो डॉक्टर की सलाह लीजिए। अब हम अपने आते हैं लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे कि अगर ये सब कुछ हो रहा है हमें मिला, लेकिन हम बचाव कैसे करें। क्या हम डरते ही रहेंगे सिर्फ? नहीं, डरना नहीं है, लेकिन आपको बचाव करना है और सावधानी बरतनी है। कैसे आप इस इन्फेक्शन से बच सकते हैं, इसे अवॉइड कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने पहले भी कहा था कारणों में कि ये ज़्यादातर उन्हीं लोगों को होता है जिनका इम्यून रिस्पॉन्स, जिनकी बॉडी का इम्यून सिस्टम काफ़ी लो होता है। इनकी बॉडी बहुत अच्छे से इम्यून सिस्टम जो है वर्क नहीं कर रहा होता। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इससे बचाव के लिए अपने शरीर के इम्यून सिस्टम को हेल्दी करना है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाना है। स्पेशली वो लोग जिनको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनमें इनकी इम्यूनिटी कमी होती है, तो उन लोगों को स्पेशली अपना ध्यान रखना होगा। और बहुत सारे ऐसे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आते हैं जो आपकी इम्यूनिटी इंक्रीज़ करते हैं, लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे ही डिपेंड नहीं हो जाना है। उनमें से कोई एक दो प्रोडक्ट किसी आयुर्वेदिक अच्छे डॉक्टर की सलाह के द्वारा उनसे विचार विमर्श करके किसी एक या दो प्रोडक्ट को आप स्टार्ट करिए, ताकि आपके लंग्स और आपका शरीर की जो इम्यूनिटी है वो अच्छी हो सके, हेल्दी हो सके और आप इस प्रकार के लंग्स, इस प्रकार के इन्फेक्शन से अपना बचाव कर सके। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट का यूज़ मत करिएगा, अपनी मर्जी से भी मत करिएगा, एक बार डॉक्टर का विमर्श ज़रूर ले लीजिएगा। दूसरी चीज़, अगर मैंने बताया था कि डायबिटिक, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ वाले पेशेंट इसके लिए ज़्यादा प्रोन है, तो अगर आपको डायबिटिक है तो आप डॉक्टर से सलाह प्रॉपर टाइम टू टाइम लेते रहें, अपनी मर्जी से दवा मत खाइए और डायबिटीज़ को अपने कंट्रोल में रखिए। साथ ही साथ इसमें दवाओं के साथ साथ जो है डाइट का और योगासन का बहुत अच्छा रोल होता है, तो उस चीज़ को भी आप डॉक्टर की सलाह पे डाइट कैसे कंट्रोल करनी है, आपको डाइट क्या रखनी है और योगासन क्या क्या कर सकते हैं, इसकी हेल्प लेते हुए अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। यदि आपको कहीं पर कट हुआ है या फिर बर्न की कंडीशन है तो आप उन पार्ट्स को कवर्ड रखिए, उन्हें ओपन मत रखिए,
ताकि आपको इस प्रकार के इन्फेक्शन से आप बच सकें। अगर आपके घर में कहीं पर भी कोई वेजिटेबल्स या फ्रूट्स वगैरह कुछ सड़ रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, तो आप घर की सफाई का पूरा ध्यान रखिए। कहीं पर भी कोई चीज़ को, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सबको सड़ने ना दीजिए। कोई भी खाद्य प्रकार, मतलब केवल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही नहीं, कोई भी खाद्य पदार्थ, खाने पीने की चीज़ें अगर कहीं पर सड़ रही हैं, हम लोग किसी पार्ट की, किचन की, स्पेशली किचन के पार्ट की सफाई अच्छे से करिए और कोशिश करिए कि हफ्ते में 1 दिन सफाई ज़रूर कर दीजिए। हर पार्ट को प्रॉपरली क्लीन करिए। अगर कोई भी खाने के प्रोडक्ट कई दिन से आपने नहीं खोल के देखे तो उन्हें खोलिए, धूप दिखाइए, हवा दिखाइए, ताकि उनमें फंगल ग्रोथ ना होने पाए। यदि आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आपको स्टेरॉइड लेना बेहद ज़रूरी है और लेना ही लेना है, तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर की सलाह पे उसे लीजिए, टाइमली टैपर करिए। और जब तक आपका स्टेरॉइड वगैरह चल रहा है, आपकी इम्यूनिटी कम है, तो उस समय तक आप कोशिश करके जो एरिया मैंने बताए थे जहाँ पे आपके इसके एक्सपोजर होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, उस समय तक आप बहुत सावधानी बरतिए और ऐसे एरिया से, ऐसी चीज़ों से बचिए। अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है तो भी आप इस चीज़ के लिए प्रोन हैं, तो कोशिश करिए कि ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना ना रखें, क्योंकि यूजुअली होता है कि सर्जरी होती है, बहुत सारे लोग मिलने आते हैं, दिखाने आते हैं, तो उस समय भी हमारी इम्यूनिटी कम होती है। और किस चीज़ से हमें इस चीज़ का एक्सपोजर मिल जाएगा, बेहतर है थोड़ा सा अपनी तरफ क्राउड कम रखें, और ताकि आप और सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, ताकि आप इसके इन्फेक्शन से बच सकें। अब मैं आपको आज कुछ पॉइंट बताने जा रही हूँ जो यूजुअली बाकी लोग भी अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए, ज़रूरी नहीं कि हम बहुत सारे जो प्रोडक्ट आते हैं उन्हीं का सेवन करें। आप नेचुरल वे में सिर्फ अपनी दिनचर्या बदल के भी अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग कर सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। वो कुछ पॉइंट क्या हैं, जैसा मैंने हमेशा अपने हर वीडियो में कहा है कि सबसे पहले अपने डाइजेशन को अच्छा करिए, क्योंकि डाइजेशन अच्छा रहेगा तो आप हमेशा हेल्दी रहेंगे। और उसके लिए ज़रूरी है कि सुबह उठते ही खाली पेट चाय नहीं लेनी, कॉफ़ी नहीं लेना। सबसे पहले क्या लेना है, अजवाइन, सौंफ और गुड़ का उबला हुआ पानी लेना है। 1 कप पानी, उसमें आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच सौंफ, थोड़ा सा गुड़ का पीस डाल के बॉईल कीजिए। जब अच्छे से उबल जाए तो छान के सबसे पहले सुबह ये लीजिए। ये आपके आम का पाचन करेगा, कुछ भी फूड अनडाइजेस्टेड फॉर्म में रह गया है उसे पचा देगा और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा रखेगा। नो एसिडिटी, नो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, ना ही कोई लूज मोशन होने पाएंगे, ना ही आपको इंडाइजेशन की शिकायत होने पाएगी। तो आपका डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा अगर आप डेली बेसिस पे इसको अर्ली मॉर्निंग लेते हैं तो खाली पेट। कोशिश करिए कि ताज़े और सीजनल फ्रूट्स लीजिए। हम लोग कहते हैं फ्रूट्स तो खा रहे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, जो नॉन सीजनल फ्रूट्स हो रहे होते हैं वो खाने का ज़्यादातर लोगों का दिल करता है, तो वो मत करिए। ऑलवेज यूज़ द फ्रेश एंड सीजनल फ्रूट्स। जो उस मौसमी फल होते हैं, उस सीज़न में आ रहे होते हैं, उन्हीं फलों का और सब्जियों का आप प्रयोग करिए। फ्रिज में रखे हुए रेफ्रिजरेटेड फूड को, यानी कि हमने बनाया रख दिया, सुबह बनाया रख दिया और शाम को गर्म करके खा रहे हैं, ये भी हमारी इम्यूनिटी कम करते हैं। हमेशा ताज़ा बनाइए, ताज़ा खाइए। इतना चाहे आपका कितना ही बिजी शेड्यूल क्यों ना हो, फिर भी हम थोड़ा सा समय, थोड़ा सा खाना बनाने के लिए निकाल सकते हैं, तो वही करिए। उतना ही बनाइए जितना आपको खाना है, यूटिलाइज करना है। फ्रिज में रखे हुए खाद्य पदार्थों का यूज़ ना करिए, बस क्यों ना करिए, ये भी हमारी इम्यूनिटी को कहीं ना कहीं कम करते हैं। पैक्ड फूड, जो इंस्टेंट रेडी टू कुक वाले होते हैं, उनका यूज़ ना करिए। फास्ट फूड के सेवन से बचिए, इसकी आदत अवॉइड कीजिए। बच्चों को भी इनके सेवन से थोड़ा सा दूरी रखिए। अपनी दिनचर्या में और परिवार के सदस्यों को जो है वो आप हरी सब्जियों और फ्रूट्स से बनी हुई बहुत सारी रेसिपीज़ होती हैं, बहुत सारे ऐसे व्यंजन होते हैं, उनका सेवन कराइए ताकि उनकी इम्यूनिटी बढ़ सके। और बहुत ज़्यादा जो है कोल्ड, जो शीतल पेय पदार्थ होते हैं, उनके और खाद्य पदार्थों के सेवन से बचिए। हर दिन कम से कम आधा घंटा, कम से कम मैं कह रही हूँ, आप इससे ज़्यादा करिए तो और अच्छा है, तो योगासन और प्राणायाम ज़रूर करिए। 10-5 मिनट जो है वो मेडिटेशन करिए। ये सारी चीज़ें हमें पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, हमारे हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो भले ही कितना ही एक्सपोजर क्यों ना हो जाए, हम स्वस्थ रहेंगे और हमारी इम्यूनिटी, हमारा शरीर उससे फाइट कर सकता है। हमें इन इन्फेक्शंस का कोई असर नहीं होगा, आएंगे और चले जाएंगे। जैसे कहते हैं ना, तूफान आता है और जो मजबूत पेड़ होता है वो हमेशा खड़ा रहता है, तूफान आएगा और आके चला जाएगा, बस वैसा ही होगा। हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, सब कुछ हम स्ट्रांग हैं,
इन्फेक्शन आएगा, आकर कब चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा और इससे आपको कोई नुकसान ज़्यादा नहीं होने पाएगा। उसके लिए ज़रूरी है कि आप स्वस्थ रहिए, उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी दिनचर्या बदलिए और उसके लिए आप चाहें तो हमारे दिनचर्या के सुविचार की इस श्रृंखला से हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।